नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नाकर गौतम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व के भूगोल के बारे में, है ना। क्या होता है, हम जब कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये तो मान लीजिए नॉर्मल सब्जेक्ट है, आते ही हैं। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट, वो होता है जीके। ठीक है ना। जीके में जीके में बहुत सारे विषय होते हैं। भूगोल होता है, इतिहास होता है, और है ना, संविधान होता है, खेल कूद होता है, राजनीति होती है, अर्थशास्त्र होती है, बहुत सारे विषय होते हैं। ठीक है ना। तो उसी में से जो एक भूगोल जो सब्जेक्ट है भूगोल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी कहते हैं, है ना। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आप एक काम कीजिए, या तो नोट कर लीजिए, या तो अगर आपके पास ये बुक है लूसेंट जीके की तो उसमें अंडरलाइन कर लीजिए, है ना। भूगोल इंग्लिश भाषा की, इंग्लिश में भूगोल को जियोग्राफी कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियोग्राफ, जियो प्लस ग्राफ। जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफ मतलब होता है वर्णन। मतलब भूगोल का मतलब क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन। ठीक है ना। फिर भूगोल के बारे में जो नामकरण है, जो भूगोल के बारे में जानकारी हुई, जो लोगों को बताया, इसका श्रेय किसको जाता है, यूनानियों को जाता है। हालांकि यूनानियों का श्रेय बहुत से क्षेत्रों में रहा है, इसमें भी है ना, भूगोल में भी है। ठीक। और इसका जो श्रेय जाता है लोगों को, जिसके बारे में बताया, वो किसने बताया था, हिकेटियस। याद रखिएगा, हिकेटियस। इसीलिए इन्हें भूगोल का जनक भी कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस। ठीक है ना। और अगर पूछता है वर्तमान भूगोल का जनक, अगर पेपर में पूछता है वर्तमान भूगोल का जनक, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। याद रखिएगा, अगर पूछता है भूगोल का जनक तो हिकेटियस, अगर पूछता है वर्तमान भूगोल का जनक तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और अगर पूछता है कि भौतिक भूगोल का जनक तो क्या है, पोलिडोनियम। तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखिएगा, है ना। भूगोल का जनक हिकेटियस, वर्तमान भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और भौतिक भूगोल का जनक पोलिडोनियम। ठीक है ना। अब क्या था, हिकेटियस ने जिस पुस्तक में, जिसमें भूगोल के बारे में लिखा था, लोगों को बताया था, उस पुस्तक का नाम क्या था, जसपीरियोडस। याद रखिएगा, उस पुस्तक का नाम क्या था, जसपीरियोडस। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या था, भूगोल में कौन कौन आते हैं, मनुष्य आते हैं, पर्यावरण, जीव जंतु सब आते हैं ना। तो मनुष्य और पर्यावरण के बीच जो संबंध स्थापित हुआ था, है ना, उसकी लोगों की अलग अलग अवधारणाएं थी। अलग अलग लोग अपनी अपनी सोच, है ना, अपनी अपनी अवधारणाएं। तो दो अवधारणाएं थी उस समय, क्या थी, दो अवधारणाएं प्रचलित थी, एक संभववाद, एक निश्चयवाद। संभववाद में क्या था, नाम से स्पष्ट होता है, संभववाद जिसमें संभावना थी, और निश्चयवाद में जिसमें एकदम निश्चित हो गया था। ठीक है ना, कि आपको ये फॉलो करना ही करना है। संभववाद में आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो संभववाद में क्या था, संभववाद में मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया था। ठीक है ना, मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया था और पर्यावरण श्रेष्ठ नहीं था। उसमें यह बोला गया था कि मनुष्य अपने अनुसार पर्यावरण का उपयोग कर सकता है, वो जो चाहे जहां चाहे रह सकता है, जो मर्जी हो कर सकता है। पर्यावरण का जिस तरह इस्तेमाल अपनी मर्जी के अनुसार पर्यावरण का इस्तेमाल कर सकता है ना। इसके कुछ समर्थक भी थे। फिर आया निश्चयवाद। निश्चयवाद में ऐसा नहीं था, ये इसके जस्ट एकदम विपरीत, विलोम था, है ना। उसमें क्या कहा गया था कि पर्यावरण श्रेष्ठ है, ना कि मनुष्य, है ना। पर्यावरण श्रेष्ठ है कैसे, ये बोला गया था कि आपको पर्यावरण के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, है ना। जहाँ पर जीव जंतु है, जहाँ पर पेड़ पौधे हैं, आप उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, आप अपना जीवन यापन कर सकते हैं, आप रह सकते हैं, आपको हक है, लेकिन पर्यावरण के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। आपको पर्यावरण के अनुसार रहना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हो गई उसकी जो विचारधाराएं थी। अब आते हैं भूगोल की परिभाषा। ठीक है ना। तो देखिए, भूगोल की कई सारी परिभाषा थी, तो जो मुख्य है और जो आपको याद हो जाएंगे, हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो एक परिभाषा थी स्ट्रैबो की। स्ट्रैबो ने जो परिभाषा दी थी, तो इन्होंने कहा था कि भूगोल ऐसा स्वतंत्र विषय है ना, जिसमें लोगों को किसके बारे में जानकारी दी जानी, जिसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है, वो किसके बारे में दी जाती है, भूगोल में। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें लोगों को किस किस के बारे में जानकारी दी जाती है, तो धरातल, महासागरों, स्थलों, भूखंडों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, इन सब के बारे में भूगोल में जानकारी दी जाती है, इनके बारे में भूगोल में बताया जाता है। ठीक है ना, लोगों को। ये थी परिभाषा स्ट्रैबो के अनुसार। एक और परिभाषा थी किसके, आर्थर होम्स के अनुसार, जो आपको याद भी हो जाएगी, सरल है। इन्होंने क्या कहा था कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जहां पर मनुष्य रहते हैं, मनुष्य के रहने के स्थान में, मनुष्य जहां रहता है उसके रहने के स्थान में भूगोल का वर्णन किया जाता है। ठीक है ना। फिर अब आते हैं कहाँ, ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड नाम से स्पष्ट है, ब्रह्मांड जिसका कोई अंत नहीं है, सीमांतहीन है, जिसे और दूसरी भाषा में कहे अंतहीन है। हाँ, एक बात और, क्या होता है, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के होते हैं, है ना, तो उनको ये हिंदी के जैसे ये जो साइंटिफिक नाम है उनको हिंदी में दिक्कत चली जाती है ना। तो ब्रह्मांड को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स, याद रखिएगा, यूनिवर्स, ठीक है ना। हाँ, तो अब ब्रह्मांड की परिभाषा, तो ब्रह्मांड की मतलब कई परिभाषा है। तो जैसे किताब के अनुसार जो परिभाषा वो है, अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। हमको अपनी सरल भाषा में अगर याद करनी तो क्या क्या याद करना है, उसके लिए मतलब कौन सी परिभाषा है कि सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर, मतलब छोटे छोटे अणुओं से लेकर, एटॉम है ना, इंग्लिश में एटॉम, छोटे छोटे अणुओं से लेकर बड़ी बड़ी निहारिकाओं के, बड़ी बड़ी गैलेक्सियों निहारिकाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, छोटे छोटे अणुओं से लेकर बड़ी बड़ी निहारिकाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है ना। अब क्या था, ब्रह्मांड आया कहाँ से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया। ठीक है ना। तो अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग सोच, मैंने आपसे बोला ही है ना, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच होती है। ठीक है ना। तो क्या था, इसके 4 सिद्धांत थे। पहला महाविस्फोट का सिद्धांत, इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी। दूसरा था साम्य अवस्था या स्थिर अवस्था का सिद्धांत, है ना, स्टेट थ्योरी। फिर था दोलन सिद्धांत, है ना, पुलसेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। और चौथा है आखिरी स्फीति सिद्धांत, है ना, इन्फ्लेटनरी थ्योरी। क्या था, अब चूंकि देखिए चारों सिद्धांत वैज्ञानिकों ने दिए थे, किसी साधारण आदमी तो दिए नहीं थे। उसके बावजूद भी जो बिग बैंग थ्योरी थी, महाविस्फोट का सिद्धांत था, उसको श्रेष्ठ बताया गया। और उसी के बारे में किताबों में मतलब होता है, और उसी के बारे में किताबों में बताया जाता है कि ये थ्योरी एकदम क्लियर है उसकी। और ये चीज बताने का कारण क्या है, मतलब उसी थ्योरी की इतनी मान्यता क्यों है ना। तो इसका कारण ये है कि जब हमारा जो स्पेसशिप था, जब हमारी निहारिका के बाहर गया, जिससे हमारी निहारिका का आकार पता चला कि हमारी निहारिका सर्पिला आकार है, ये बस। ठीक है ना। तो उसके अनुसार जब देखा गया कि जो हमारी निहारिका थी और जो दूसरी निहारिकाएं थी, है ना, वो सब क्या थी, दूर दूर जा रही थी, है ना। तो ये वाला जो सिद्धांत था एकदम निश्चित हो गया। इस सिद्धांत में क्या था कि पहले हम एक छोटे मतलब एक गोले के रूप में थे, पूरा ब्रह्मांड एक गोले के रूप में था। उसके बाद इसमें कुछ आकस्मिक मतलब विस्फोट हुआ, कुछ हुआ, जिसके कारण ये सब दूर जा रहे हैं। और एक समय ऐसा आएगा कि सब बहुत दूर हो जाएंगे, मतलब अनंत अनंत दूरी तक हो जाएंगे, है ना। तो जब निहारिकाएं दूर जा रही थी, तब उसके अनुसार ये जो थ्योरी थी, महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, एकदम क्लियर हो गई थी। ठीक। और इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका प्रतिपादन किसने किया था, एफ जॉर्ज लेवेंटियर। ठीक है ना, याद रखिएगा, ये बेल्जियम के खगोलज्ञ थे, बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी थे एफ जॉर्ज लेवेंटियर। इन्होंने महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी दी थी। ठीक है ना। और देखिए, जो बिग बैंग की घटना हुई थी वो वैज्ञानिकों के अनुसार कितने वर्ष पहले हुई थी, 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी महाविस्फोट की जो घटना है। ठीक है ना। फिर अब इसका जो साक्ष्य होता है, जो आकाश गंगाओं के बीच जो दूरी बढ़ रही है ना, निहारिकाओं के बीच जो दूरी बढ़ रही है, इसका साक्ष्य मतलब किस अनुसंधान ने पुष्टि दी थी, तो मैप अनुसंधान। याद रखिएगा, मैप, है ना, माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब। मैप का पूरा नाम क्या है, माइक्रोवेव एनिस्ट्रॉपी प्रोब। ठीक है ना। फिर ये था, और इसके आगे है, देखिए ब्रह्मांड, हाँ, ब्रह्मांड का जो व्यास है कितने प्रकाश वर्ष है, 10⁸ प्रकाश वर्ष है। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष है। और ब्रह्मांड में देखिए, ब्रह्मांड बहुत बड़ा शब्द है ना, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, और शब्द ही से स्पष्ट होता है कि वो बहुत ब्रह्मांड है ना, ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अरबों मंदाकिनी है, 100 अरबों मंदाकिनी है। ठीक है ना। 100 अरबों मंदाकिनी मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप एक बोर्ड ले लीजिए, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, है ना, कोई भी, तो बोर्ड में अगर बोर्ड को आप ब्रह्मांड पूरा मान रहे हैं, तो जो पूरा बोर्ड है उसको अगर आप ब्रह्मांड मान रहे हैं, तो उस पर जो मार्क होता है ना, मार्क, एक काले कलर का मार्क कर दीजिए, है ना, एक मतलब काले रंग का मार्क मार दीजिए। उस मार्क मतलब अगर वो पूरा बोर्ड ब्रह्मांड है, तो जो मार्क है वो आपकी निहारिका है ना, आकाश गंगा। ठीक। और एक निहारिका में अरबों मंदाकिनियां हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ब्रह्मांड कितना बड़ा है, अरबों तारे हैं, सॉरी। ठीक है ना। फिर हाँ, अब मंदाकिनी की परिभाषा, तो मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो धुंधला सा दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। और
जो हमारी मंदाकिनी है, जो जिसमें हम लोग रहते हैं, उसका नाम क्या है? दुग्ध मेखला, मिल्की वे। इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? मिल्की वे। इसका जो 80% भाग है वो सर्पीला है, ठीक है ना। याद रखिएगा इसका 80% भाग कैसा है? सर्पीला। और इसको सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। मंदाकिनी को किसने देखा था? जो मतलब जो हमारी है गैलेक्सी आकाशगंगा दुग्ध मेखला, उसको किसने देखा था? गैलीलियो ने, ठीक है ना। फिर आकाशगंगा की जो सबसे नजदीकी की जो निहारिका है उसका नाम क्या है? देवयानी। जो हमारी सबसे नजदीक की निहारिका है उसका नाम क्या है? देवयानी, ठीक है ना। फिर ये सब, हाँ, अब आते हैं सौर मंडल में। अब क्या किस टॉपिक पहुंचते हैं? सौर मंडल। तो सौर मंडल से स्पष्ट ही होता है, सूर्य स्पष्ट है। सौर मंडल जिसमें सूर्य प्रधान होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली, सौर मंडल की परिभाषा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य जो तत्व हैं, है ना, अन्य जो अणु हैं, उनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं, है ना, आदि और जो अन्य तत्व हैं, छोटे आकाशीय पिंड है, उनके सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल में सूर्य प्रभुत्व मैंने बताया ही, नाम इसी स्पष्ट होता है सौर। इसका जो 99% जो द्रव्य है वो किस पर है? वो 99.999% है ना, 99.999%। वो क्या है? सूर्य में निहित है, ठीक है ना। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है अन्य ग्रहों को और जो अन्य उपग्रह हैं, है ना, हमारी पृथ्वी को भी मिलती है, ठीक है ना। फिर हाँ, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, क्या था कि अपने सौर मंडल से बाहर, सौर मंडल से बाहर मतलब जैसे जुड़वा, मतलब अगर आपकी पृथ्वी है तो पृथ्वी जैसे एक और ग्रह है ना, तो जुड़वा जो पिंडों का ग्रुप है वो प्लेनिमस है। सौर मंडल के बाहर, है ना, प्लेनिमस नाम का एक मतलब प्लेनिमस है, जहां सौर मंडल मतलब सौर मंडल के बाहर है, वहां जुड़वा ग्रहों का क्या है? जुड़वा ग्रुप, ग्रहों का एक ग्रुप है, ठीक है ना, प्लेनिमस नाम का, ठीक है। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।